हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वापस स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। एंड सुबह का जैसे कि आपको पता ही है कि 5 बज चुका है और सुबह 5 बजे का जो सेशन रहता है ये आपका होता है सीटी के बेसिस पे जो जीके का सेक्शन है वो इसका टाइम सुबह 5 बजे है। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो सेशन होता है ये आपका रिकॉर्डेड मोड में होता है, तो दिन भर में आप कभी भी देखो, दिस इज अप टू यू, बट सेशन को देख जरूर लिया करिए, जरूरी होता है। ठीक है, कैसे देखना है सेशन को? कैसे देखने का मतलब ये नहीं है कि मैम आंखों से देखना है, मेरा वो मतलब नहीं है यहाँ पर। कैसे देखने से मतलब है कि एक प्लानिंग के साथ में सेशन को देखो, क्योंकि जीके ऑलरेडी आप लोगों ने इतना सारा पढ़ रखा है ना कि आप कहोगे मैम दिस इज रिपीटेड, है ना। तो देखो, जैसे ही क्वेश्चन आए आप क्वेश्चन को पॉज करो, खुद से आंसर करो। 2-3 फ्रेंड्स अगर हैं तो साथ में उनके बैठ के आप इसको सॉल्व किया करो। इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने तो आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, लेकिन अब आपने कितना पढ़ा है ये जानना आपके लिए इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम, एक बार से सेशन को लाइक और शेयर मारिएगा। दूसरी चीज़, ये जो आपका रेलवे के जीके वाला सेक्शन चल रहा है, भाई देखिए ये सिर्फ रेलवे नहीं है, एसएससी भी है, बैंकिंग भी है, दिल्ली पुलिस भी है, यूपीएसआई भी है, इवन जो यहाँ पे टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये सेशन है, क्योंकि आज से शुरू होने जा रहा है। आज से क्यों, बल्कि 2 दिन से हम इस चीज़ को पढ़ा रहे हैं। स्टैटिक टॉपिक चल रहे हैं आपके वाईफाई स्टडी स्टूडियोज, यानी कि इसी यूट्यूब चैनल पे। कितने बजे? 10:30 बजे ये सेशन होता है। मैक्स टू मैक्स 25 मिनट्स का ही क्लास होता है, तो इसको मिस मत करिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, चलिए अच्छा आते हैं पहले सवाल पे। लेकिन वही है, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक बार से सेशन को लाइक और शेयर जरूर मारिएगा। ठीक है, पहला सवाल देखिए, होम जहांगीर कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ खान। सवाल में पूछा जा रहा है कि जो जहांगीर थे उनके द्वारा किसको यहाँ पे खान जो ये टाइटल है ये किसको दिया गया था। जब हम जहांगीर की बात करेंगे तो 1605 के बाद आपको जहांगीर का शासन देखने को मिलता है, क्योंकि 1605 वो टाइम है जब अकबर की डेथ होती है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बनेगा हॉकिंस। अब ये कौन थे? ये हॉकिंस प्रेशर कुकर थोड़ी ना है। ये कौन है? ये है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस सबसे पहले व्यक्ति थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत के अंदर आते हैं ताकि यहाँ पर व्यापार किया जा सके, ट्रेड किया जा सके। सेकेंड पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो जॉन कंपनी के नाम से भी इसको जाना जाता था। थर्ड पॉइंट, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्या ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या किसी और नाम से भी जानी जाती थी? क्या कुछ और भी ऐसा था स्पेसिफिक? अगर हाँ तो जरा कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा। अच्छा, हॉकिंस के बाद में कौन आया था? अब प्रेशर कुकर के बाद में फ्राई पैन थोड़ी ना आएगा, तो यहाँ पे थॉमस मुनरो का जो नाम है वो आपको याद रखना है कि ये इनके बाद आते हैं, मतलब ये भी इंडिया की विजिट पर आते हैं फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच प्लेस, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको गोवर्धन मठ देखने को मिलता है? देखो, एक तो अगर हम मठ की बात करते हैं तो वो आपका जो विवेकानंद जी एंड आपका जो क्या नाम है कोलकाता के अंदर जो मठ है उसके ऊपर सवाल बनता है, बेलूर मठ। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये कहाँ पर है, क्योंकि इसको स्टैब्लिश किया गया था किसके द्वारा? शंकराचार्य जी के द्वारा। कहाँ है ये? पुरी के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। ठीक है, अच्छा कटक लिखा है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो कटक है वो कौन सी नदी के किनारे पर है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएगा, बिकॉज दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। अच्छा अगला सवाल देखो, हैदराबाद। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो हैदराबाद है वो कौन सी रिवर के किनारे पर है, तो आंसर बनेगा मूसी नदी। और ये किसकी कैपिटल है? तेलंगाना की कैपिटल है। भुवनेश्वर की बात करी जाए तो ये किसकी कैपिटल है? उड़ीसा की कैपिटल है। कटक एंड पुरी ये दोनों सिटीज हैं किसकी? उड़ीसा की। अगला सवाल बताइए, बगुरुम्बा डांस फॉर्म कौन से स्टेट में परफॉर्म किया जाता है? कुछ टाइम पहले मैंने आपको इस डांस के बारे में पढ़ाया भी था, अगर आपको याद हो तो। ये डांस फॉर्म कहाँ का है? आसाम का है। वैसे तो आसाम के बारे में हम लोग के दिमाग में सिर्फ एक ही डांस फॉर्म चलता है, दैट इज बिहू, लेकिन भैया बिहू के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे आपको डांस फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। अच्छा सेकेंडली, बिहू फेस्टिवल अगर पूछा जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि बिहू फेस्टिवल साल में 3 बार मनाया जाता है, फॉर द 3 टाइम्स। ठीक है, अच्छा गुजरात, गुजरात के अंदर कौन सा फेस्टिवल होता है? पहला तो है भैया काइट फेस्टिवल होता है, ठीक है सबको पता है। दूसरा नर्मदा महोत्सव जो है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, और ओडिशा में आपको नखोई फेस्टिवल मिलेगा। क्या मुझे बता सकते हो तेलंगाना में कौन सा फेस्टिवल होता है जिसे हम फ्लावर फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं? जितने सवाल पूछा करें उनका आंसर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप किया करिए। वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स जो है वहां पे लिखा करो, कम से कम मुझे पता तो चले कि हाँ तुम लोग को चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, वरना फिर हर एक पॉइंट मेरे को ही बताना है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको पढ़ा दी हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल,
एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? दिस इज ऑथर्ड बाय, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे दो नाम आते हैं, पहला आता है सदगुरु पाटिल, दूसरा नाम आता है मयूर भूषण जी का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा अगर सपोज करो आपसे पूछा जाता है इनके बारे में, मनोहर पारिकर जी के बारे में, तो क्या मुझे बताएंगे ये गोवा के अंदर क्या किसी पोस्ट पे थे, सीएम या गवर्नर समथिंग, कुछ ऐसा था क्या? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट एंड द लेटर, आपको बताना है कि ये जो अवार्ड है ये कहाँ का है? फ्रांस का एक ऑनर है, राइट। किसको इस ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर बनेगा संजना कपूर को इस ऑनर से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल, ग्रीनलैंड इज अंडर द रूल ऑफ, देखो ग्रीनलैंड की अगर हम बात करेंगे तो आप ये चीज जानते हो कि ग्रीनलैंड की लोकेशन कहाँ पर है? ये आपको मिलेगी अटलांटिक ओशन में, है ना। और अटलांटिक के जस्ट ऊपर अगर आप देखोगे तो आर्कटिक है, तो हम ये कह सकते हैं आर्कटिक और अटलांटिक के बीच में आपको क्या मिलता है? ग्रीनलैंड है। बहुत अच्छी बात है। ग्रीनलैंड कौन सी कंट्री के रूल के अंदर आता है? तो डेनमार्क के अंदर आता है। अच्छा दूसरा पॉइंट, जब आप मैप में देखोगे ना तो जो सबसे बड़ा आइलैंड है पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का, वो कौन सा है? दैट इज ग्रीनलैंड। बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे, दोनों कौन? ये है आपका उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका। इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो आपको एक स्ट्रेट मिलती है, एक जल संधि मिलती है जिसका नाम क्या है? डेविस स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सुप्रीम कोर्ट वॉज सेटअप अंडर, आपको बताना है कि भारत के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी वो इनमें से कौन से एक्ट के अंदर हुई थी? पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, दोनों में से 1861 या फिर 1892, इसका आंसर बनेगा रेगुलेटिंग एक्ट। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं लिखा हुआ है, समझ रहे हो? क्योंकि दिमाग में तुरंत आएगा मैम सुप्रीम कोर्ट आपने पूछा है तो इसका आंसर तो 1950 होना चाहिए, बट सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ऑफ इंडिया, है ना। तो सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल बना था। कौन से ईयर में? 1774 में। और यही आगे जाके 1937 में क्या बनता है? फेडरल कोर्ट बनता है। और ये जो 1937 में बनता है फेडरल कोर्ट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है। अच्छा अगला सवाल, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरर आर ऑल्सो नोन एज, अब आपको बताना है कि इनको कौन से नाम से अभी प्रेजेंट टाइम में जाना जाता है। जैसे कि देखो यूनाइटेड प्रोविंसेस, अगर पूछा जाए कि यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से इसमें से पहले किसको जाना जाता था, तो आंसर क्या बनेगा? यूपी। अब ये किसके लिए हो जाएगा? तो इसका आंसर बनेगा क्या? एमपी, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ओडिशा लिखा है ना, तो ओडिशा को पहले किस नाम से जाना जाता था? कलिंगा के नाम से जाना जाता था। अगला देखिए, देयर इज अ बिग सिटी ऑफ इंडिया बिल्ड ऑन एन आइलैंड, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा शहर है जो एक आइलैंड के ऊपर बना हुआ है। शहर पूछा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। किसके ऊपर है? सेल्सेट आइलैंड। कौन सा आइलैंड है? सेल्सेट आइलैंड। अच्छा किधर की तरफ मिलेगा? तो ये आपको अरेबियन सी की तरफ इसकी लोकेशन मिलेगी, यानी कि ये जो आपका कोंकण कोस्ट है ना, कोंकण कोस्ट कौन सा है? महाराष्ट्र और गोवा वाला जो तट है, जो कोस्ट है, उसको हम क्या कहते हैं? कोंकण कोस्ट कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। एट विच प्लेस विल यू फाइंड द मैक्सिमम सनलाइट इन दिसंबर, इसमें से कौन सी जगह है? कन्याकुमारी, पुणे, कोलकाता या फिर इसमें से कोई भी नहीं। ऐसी कौन सी जगह है जहां पे दिसंबर के समय आपको सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी देखने को मिलती है? तो देखिए दिसंबर पूछा है, आंसर क्या बनेगा? कन्याकुमारी। अब ये मत पूछना कि मैम व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है? देखिएगा सिंपल सी बात है, मैंने आपको सॉलिस्टिस के बारे में पढ़ाया, यानी कि संक्रांति के बारे में। ये मकर संक्रांति नहीं है, वो खिचड़ी वाली संक्रांति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं आपसे। यहाँ पे संक्रांति यानी कि सॉलिस्टिस, एक होता है समर, एक होता है विंटर। जब हम समर की बात करते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि जो सनलाइट होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ ज़्यादा होती है। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं विंटर सॉलिस्टिस की, उस टाइम पे जो सन की लाइट होती है वो मकर रेखा की तरफ में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे कब पूछा गया है? यहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट पूछा है दिसंबर में कहाँ पर होती है। तो ये जो मैक्सिमम सनलाइट वाला फिनोमिना है ना, ये किधर की तरफ होगा? दिसंबर है, यानी कि क्या हुआ? विंटर टाइम हुआ। तो विंटर टाइम में सनलाइट किधर की तरफ है? मकर रेखा की तरफ है। और अगर आप मैप में देखोगे तो इंडिया जो है, इंडिया के जस्ट नीचे से इक्वेटर लाइन क्रॉस करते हुए जाती है। देखा है मैप में, जो श्रीलंका और इंडिया वाली पोजीशन है वहां से आप देखोगे तो ये क्रॉस करते हुए जाती है विषुवत रेखा। तो किस में होगा? कन्याकुमारी जो है वो इक्वेटर लाइन के आपको पास में मिलता है। ध्यान रखना, मैंने कहा है इक्वेटर लाइन के पास में, मैंने ये नहीं कहा है कि इक्वेटर लाइन यहाँ से क्रॉस करती है। ओके अगला सवाल, नाटी इज अ डांस फॉर्म, आपको बताना है कौन से स्टेट में ये परफॉर्म किया जाता है। इजी क्वेश्चन है, यूपी पूछा जाएगा तो कथक हो जाएगा,
है ना, कुचिपुड़ी पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, राइट। अब इसका आंसर क्या बनेगा, हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, डैश लीड द नेशंस फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। आपको बताना है कि इसमें से किसके द्वारा सबसे पहली ऐसी सरकार बनाई गई थी जो कि नॉन कांग्रेसी थी, मतलब जिसमें कांग्रेस से कोई भी लेना देना नहीं था। आंसर विल बी मोरारजी देसाई। नेक्स्ट पे आइए, दिलवाड़ा टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है। तो देखो दिलवाड़ा टेम्पल जो है ये अरावली की पहाड़ियों के ऊपर है। कहाँ पर, अरावली की पहाड़ियाँ। और ये आपको कहाँ कहाँ मिलेंगी, तो हरियाणा में मिलेगी, राजस्थान में मिलेगी और नई दिल्ली में मिलेगी। बहुत अच्छी बात है। और यही वो पहाड़ियाँ हैं जहाँ से डबल डेकर ट्रैक बनाया गया है, किसके लिए, ट्रेन के पास होने के लिए, जो कि जोड़ेगा किसको किसको, हरियाणा को यूपी से, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा, राजस्थान। ये जो मंदिर बना हुआ है ये ध्यान रखिएगा कौन से रिलीजन का है, जैन का है, ठीक है, जैनिज्म से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल, डैश लेक ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट सैलिनिटी। इसमें से कौन सा ऐसा झील है, लेक है, जिसमें सबसे ज्यादा लावणता पाई जाती। ध्यान दीजिएगा, मैंने सैलिनिटी पूछी है, मैंने लगून नहीं पूछा है। अगर मैं लगून पूछती तो इसका आंसर चिल्का लेक हो जाता, लेकिन मेरा सवाल आपसे सैलिनिटी है, यानी कि लावणता, किसमें आपको NaCl की मात्रा सबसे ज्यादा, सबसे अधिक देखने को मिलती है। आंसर बनेगा यहाँ पे सांबर, दैट इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मीट ऑन। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, संविधान सभा बनाई गई थी, कब, यानी कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था उस समय पर सबसे पहली जो इसकी बैठक हुई थी वो कब हुई थी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, कैबिनेट मिशन इंडिया में आता है ना 1946 में, उसके बाद ही तो बनता है ना ये क्या नाम है, संविधान सभा। तो सबसे पहली बैठक इसकी कब हो जाएगी, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक। अगला सवाल, हु डिफीटेड मिसेस गांधी इन द 1977 लोकसभा इलेक्शंस। यानी कि देखो महात्मा गांधी की जब हम बात करेंगे, खैर उनकी तो बात ही अलग है, यहाँ पे उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो मैंने बस इसलिए ऐसे ही बोल दिया क्योंकि अभी आने वाला जो टाइम है अक्टूबर आते आते हम लोग बहुत सारी स्कीम्स भी देखने वाले हैं, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इंदिरा गांधी की बात हो रही है। अब आपको ये पता है 1975 में जब क्या हुआ था, इमरजेंसी लागू हुई थी, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों का जो प्रोटेस्ट था वो और भी ज़्यादा पीक पे चला जाता है। तो इलेक्शंस में अगर आप देखेंगे तो ये हार जाती हैं, और यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ कौन आएगा, यहाँ पे राज नारायण जी आते हैं जो इनको इलेक्शंस में हराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट विजिट इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर। इसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो जहांगीर के समय भारत की यात्रा पे नहीं आया था, ठीक है, नहीं आया था। तो भैया पहले के दो तो अभी मैंने बताए थे, ठीक है, और तीसरा ये जो एडवर्ड जी थे ये भी आए थे, तो बचा कौन सा यहाँ पे, रैल्फ फिच। अच्छा, मेरा सवाल आपसे, ये किसके कार्यकाल के समय आते हैं, मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसका साम्राज्य चल रहा था और उस टाइम पे ये भारत आते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following was adopted from the Mauryan dynasty in the emblem of government of India। यानी कि जो ये मौर्यन डायनेस्टी है, पूरा का पूरा जो वंश है, पूरा जो साम्राज्य था, उसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो कि भारत सरकार का जो एम्बल है, एम्बल का मतलब चिन्ह, उसके अंदर लिया गया है। तो आंसर क्या होगा, सबको पता है, आपने देखा है ना, वो जो लाइन बना होता है ऐसे टॉप पे बिल्कुल बैठा होता है, इसी तरीके से तीनों साइड पे ऐसे फेस करके, देखा है ना, वही यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अच्छा, द कैबिनेट मिशन ये जब इंडिया में आता है तो इसको किसके द्वारा हेड किया जाता है, या फिर इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी जाती है। आंसर बनेगा यहाँ पे लॉरेंस के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी जाती है, ठीक है। चलिए आखिरी सवाल पे आते हैं, और प्लीज़ बताया ज़रूर करो कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, और जितने क्वेश्चंस मैं पूछा करूं प्लीज़ उसके आंसर किया करें, क्योंकि ये तो आपका यहाँ पे सीटी के बेसिस पे जीके चल ही रहा है, बट जो टॉपिक वाइज आपका सीटी के बेसिस पे या फिर रेलवे का या बैंकिंग का या एसएससी का जो क्लास चल रहा है, वो क्लास आपका 10:30 बजे होता है सुबह यूट्यूब पे। प्लीज़ उसको देखना मत भूला करो, इसी सेम चैनल पे होता है। साथ में लाइव देख के ख़त्म किया करो यार, पता है लाइव देखने का जो क्लास में एक कहते हैं ना कि अच्छा लगता है कि 10 लोग होते हैं, 10 लोगों के बीच में आप आंसर कर रहे होते हो और जल्दी 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 वो खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता कब खत्म हुआ। तो आधे घंटे में ना आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हो, ठीक है। चलिए अच्छा, तो इसका आंसर बताओ क्या बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, प्रेसिडेंट। सवाल क्या था, फाइनेंशियल इमरजेंसी के ऊपर सवाल पूछा गया था, तो कैसी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, सुप्रीम पावर तो वैसे भी प्रेसिडेंट ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए डेली करंट अफेयर्स के लिए पहली चीज़ तो मेरे को फॉलो करना शुरू कर दो, सुबह 7 बजे लाइव सेशन में आना शुरू कर दीजिए। लाइव सेशन की इंपॉर्टेंस आप लोग समझते नहीं है, पता है आपको। अभी मैंने कहा 5 बजे, अब हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 5 बजे नहीं उठ पाते, कोई बात,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं नहीं कह रही कि 5 बजे उठो, बाद में देखो क्लास को, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड है। बट 7 बजे उठने की आदत भी ना डालोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। और 7 बजे के क्लास को अगर 7 से 8 के ही बीच में देख के ख़त्म करो तो पूरे दिन की जो दिमाग में बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ चलती रहती ना, यार अभी करंट अफेयर्स देखना है, अभी मेरा करंट अफेयर्स बाकी मेरे को देखना है, अभी करंट अफेयर्स मैं देख ही नहीं पाया, मेरे को करंट अफेयर्स देखना है, तो यार ये जो चीज़ है ना ये ख़त्म हो जाएगी। और इससे क्या होगा, आपका जो 1 घंटा है उस 1 घंटे में आपको भरपूर ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो मेहरबानी करके 7 बजे का जो सेशन है उसमें लाइव रहा करिए, और जो आपका 10:30 बजे आ रहा है क्लास वो आपका हाफ एन आवर मैक्स टू मैक्स 25 मिनट्स का होता है, तो उसे अटेंड करना मत भूला करो। समझ में आ गई बात? चलिए अच्छा, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नए बैच के बारे में। देखिए, साइंस का नया बैच स्टार्ट हो गया है, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। क्या करना है, अनअकैडमी पे जाना है, गोल में एसएससी सेलेक्ट करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है, वहां पे जाके आपको 1 ईयर सेलेक्ट करना है और कृति 10 कोड मेंशन करना है, ठीक है। अच्छा, क्या मिलेगा मैम इसमें, क्या प्रॉफिट है? इसमें जीएस के सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जो सारे सब्जेक्ट हम ही आपको पढ़ा रहे हैं। मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है और रीजनिंग भी है। ये भी आप अपने किसी भी फेवरेट एजुकेटर का क्लास देख पाओगे। सेकेंड पॉइंट, अभी तक मैंने पॉलिटी पढ़ाई थी, किनारे करो उसको, ये आपका नया बैच है, दिस इज योर न्यू बैच। जो साइंस का बैच स्टार्ट हुआ है ये आपका नया बैच, ठीक है। अब जब आप इस नए बैच में आओगे तो जो पॉलिटी मैंने पढ़ा के अभी खत्म कर नहीं पाई है, कुछ क्लासेस बचे भी हुए हैं, तो आप वो भी देख पाओगे। इसके बाद साइंस खत्म होने के बाद जो हिस्ट्री आएगी वो भी देख पाओगे। हिस्ट्री के बाद में आपकी इकोनॉमिक्स आएगी, ज्योग्राफी आएगी और पॉलिटी फिर से आएगी। तो यह आपका न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने जा रहा है, कब से? 20 तारीख से। तो इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, समय से पहले ज्वाइन कर लो ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हुआ करे। इसके अलावा जो यूपीएससी बैच है आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोड क्या रहेगा? कृति 10। अच्छा मैम, इसमें क्या क्या है? इसमें आपका मेंस, प्रीलिम्स हो गया, आपका इंटरव्यू हो गया, या आपका मॉक हो गया, क्रैश कोर्स, ये सारी की सारी क्लासेस आपको एक ही बैच में मिल जाएंगी। ध्यान रखिएगा, दोनों में से आप किसी भी बैच को ज्वाइन करो, 1 साल के लिए आपको ज्वाइन करना है। और हाँ, जो रेलवे वाले बच्चे हैं अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं, बैच पढ़ना चाहते हैं, तो भी वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको एसएससी के लेवल भी मिल रहा है और रेलवे का भी लेवल मिल रहा है, क्योंकि भैया पढ़ाया तो एसएससी लेवल जा रहा है, तो रेलवे तो अपने आप कवर होता जाएगा। बात समझ रहे हो? इससे प्रॉफिट आपका ही है, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ये जो यूपीएससी का बैच है, क्या करना है, अनअकैडमी पे जाना है। एसएससी के लिए आना है तो एसएससी सेलेक्ट करो, यूपीएससी के लिए आना है तो गोल में आ यूपीएससी, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है और आगे जाके आप प्रोसीड कर सकते हो। कोड विल बी कृति 10। दोनों में आप ईएमआई का प्रोसेस यूज कर सकते हैं। ईएमआई के लिए एचडीएफसी का जो क्रेडिट कार्ड है वही एप्लीकेबल है, तो यू कैन यूज इट, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, सेशन को लाइक जरूर कर दिया करिए। बाय बाय एंड टेक केयर।